नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पेडागोजी के बारे में। आपको सभी को पता होगा, यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर हम आपको पर्यावरण पेडागोजी जो आपकी 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो एग्जाम हुई थी, ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर आपके हुए थे 2021-22 में, वो प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम आपको टोटल 450 प्रश्न दे चुके हैं। यानी कि जिसमें पर्यावरण अध्ययन के 300 प्रश्न दे चुके हैं, बाकी जो 150 प्रश्न है वो पेडागोजी के आपको दे चुके हैं। बाकी और 150 प्रश्न बचे हुए हैं, वो आज आपको 50 प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी 100 प्रश्न भी आपको 2 पार्ट में मिल जाएंगे। तो ये जो पार्ट है ये पर्यावरण पेडागोजी का 4th पार्ट है। और यदि यूं कहें कि टोटल कौन सा पार्ट है, टोटल ये 3 पार्ट पहले के और 4 अब के। यदि यूं कहें तो ये 7वां पार्ट है, इसमें 3 पर्यावरण अध्ययन के पार्ट होंगे और यहाँ पर ये 4था पार्ट आपका पर्यावरण पेडागोजी का होगा। तो टोटल यहाँ पर 450 से और 500 तक आपके यहाँ पर 50 प्रश्न रहेंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछे गए प्रश्नों को रखा गया है, जो कि सीटेट दिसंबर में जो आपके एग्जाम होने वाली है उसके दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए 451 से 500 तक, यानी कि आपको इसमें 50 प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए हैं। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी। क्या सहायता मिलेगी? देखिए, एक बर्तन है जो कि एक पौधा लगाया गया है उसमें, तो एक को छाया में रखने का कहा और एक को सूर्य के प्रकाश में। तो वहां पर जो राधा है को प्रतिदिन अवलोकन करने का रिकॉर्ड दिया गया है। तो इससे राधा को क्या सहायता मिलेगी, इसके बारे में पूछा गया है। आत्मविश्वास बढ़ाने में, अवलोकन कौशल विकसित करने में, संपत्तियों की प्रस्तुति में, या फिर समयबद्धता और अनुशासन में। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? अवलोकन कौशल विकसित करने में उसको सहायता मिलेगी राधा को। यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना आपको बताना है 4 विकल्पों के माध्यम से कि एक पर्यावरण अध्यापक को अपने विद्यार्थी को पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है। यह आपको बताना है। उन्हें वस्तुओं को पुनः उपयोग, पुनः चक्रण में लाने को कहना, उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या फिर पेड़ का देखभाल करता बनाकर, या फिर उन्हें प्रकृति को हानि न पहुंचाने के लिए कहकर। तो सही आंसर आपका क्या होगा? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या फिर एक पेड़ का देखभाल करता बनाकर। यहां पर देखिए, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थी को एक पर्यावरण संरक्षण बनाना चाहता है, तो किस प्रकार बनाएगा? उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या फिर पेड़ का देखभाल करता बनाकर। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? देखिए, खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त कौन सा उद्देश्य होता है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता होती, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया होती, या फिर निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है। यहाँ पर देखिए, कूट में आपको आंसर देना है। आपको उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है, कौन सा उद्देश्य होता है आपको बताना है। तो इससे विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, साथ में विद्यार्थियों को सीखने में व्यस्तता होती है, और साथ में छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया होती है। तो ए, बी और सी, यानी कि आपका जो 4th वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? देखिए, अनुभवजन्य शिक्षण से कौन सी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है, यह आपको बताना है। ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव, ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में बुद्धि, कौशल प्रक्रिया में सुधार। यहां पर भी आपको कूट में आंसर देना है और बताना है कि इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव और कौशल प्रक्रिया में सुधार। ये तीनों को, इन तीनों उपलब्धि, ये तीनों ही उपलब्धि जो उपलब्धि है ये अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा, ए, बी और डी। चलिए, अगला प्रश्न है, सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा
अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे कि उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, उसके क्षेत्रीय भाषा बोली को हतोत्साहित करे और अंग्रेजी पर जोर दिया जाए, उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करे या फिर उसे वे शिष्टाचार और आदतें सिखाई जिन्हें वह सोचती है कि उसके पास कमी है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या होगा इसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। देखिए इसका सही आंसर होगा जिससे उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है, उसके कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनाना चाहिए जिससे कि उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनने में सहायक होगा? विद्यालय का बगीचा है, संप्रेषण तकनीकी है, सूचना व संप्रेषण तकनीकी है, विद्युत उपकरण व टेलीविजन है। यहां पर भी आपको कूट में आंसर देना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा विद्यालय का बगीचा और सूचना व संप्रेषण विद्यालय का बगीचा और सूचना व संप्रेषण तकनीकी। देखिए यहां पर पूछा गया था कि एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में क्या सहायक होगा। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना था। तो विद्यालय का बगीचा हो सकता है, साथ में सूचना व संप्रेषण तकनीकी, यानी कि ए और सी कहां पर है आपके पहले वाले विकल्प में, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों या फिर परस्पर सामाजिक विशेषताओं गुणों का विकास करना चाहती हुई अपने पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करे? लिखित प्रश्न उत्तर का, चर्चा द्वारा, सामूहिक क्रियाकलाप या फिर मौखिक प्रश्न उत्तर। यहां पर भी आपका कूट में आंसर देना है आपको कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करे श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों या फिर सामाजिक विशेषताओं गुणों का विकास करने के लिए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा। तो बी और सी ये दोनों ही विकल्प आपके सही होंगे। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आकलन के साधन का उपयोग कर सकती है। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं। क्यों जाते हैं? मानचित्र अच्छी प्रकार से बने होते हैं, उन्हें विद्यार्थी पसंद करते हैं, इसलिए विद्यार्थी मानचित्र देखकर आनंदित होते हैं। मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं, या फिर छात्र कक्षा में शांत और सावधान बैठे रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होता है, इसलिए जो पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक है श्री मेहरा जी वो अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा? उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन होता है? यहाँ पर देखिए, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए, यदि जो विद्यार्थी है वो खेल के मैदान से लौटते हैं, तब जो अर्जुन है वो पूछता है कि आपने क्या देखा। उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थी के किस कौशल का आकलन करते हैं? अर्जुन अक्सर श्रवण कौशल, चिंतन कौशल, अवलोकन कौशल या फिर संवेगात्मक कौशल। राइट आंसर आपका क्या होगा? 459 का। तो 459 का आपका सही आंसर होगा अवलोकन कौशल। वो जो विद्यार्थी के किस कौशल का आकलन करते हैं? तो अवलोकन कौशल का आकलन करते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर में पूछा गया है, लेकिन नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है वह कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? शिक्षार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, क्षेत्र भ्रमण या फिर लघु चलचित्र देखना। देखिए यहाँ पर कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है पूछा गया है। राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा, कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। ये जो विधि है ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है, प्राथमिक स्तर के लिए। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है।
वे योजना बनाती है। सप्ताहांत में अतिरिक्त कक्षा लेना, विद्यार्थियों को लिखित सामग्री देना, उनके द्वारा दी गई सामग्री को याद करना, या फिर आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, देखिए श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनना चाहती है, तो वे योजना किसकी बनाएगी कि वे आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करेगी। इससे क्या होगा कि इससे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनेगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण रिक्त स्थान उपागम का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? सामाजिक रचनावादी का, साहचर्यवादी का, व्यवहारवादी का, या फिर अवलोकन जन्य अधिगम का। किसका अनुसरण करता है पर्यावरण अध्ययन, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा ये सामाजिक रचनावादी। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुसरण करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, ईवीएस का उद्देश्य पूछा गया है, निम्न में से कौन सा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण में के मुद्दों पर समालोचन करना, बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने का में वर्णन के महत्व पर जोर देना, या फिर वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना। यहाँ पर चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचन करना। ये ईवीएस का उद्देश्य होगा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? विज्ञान सामाजिक, देखिए इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, 3 से 4 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। विज्ञान सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा एवं मुद्दों का एकीकरण, बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, यह थीम पर आधारित है, या फिर इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय शामिल है। यहां पर भी आपको कूट में आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण है, साथ में बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, साथ में यह थीम पर आधारित है। यानी कि ए, बी और सी ये तीनों ही विकल्प आपके सही होंगे, और इस सेकंड वाले विकल्प में आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? देखिए ईवीएस की शिक्षा के संबंध में सही कथन आपको पहचानना है और कूट में आपको आंसर देना है। अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहां पर आपका सही आंसर होगा, देखिए अनुभव द्वारा सीखना बिल्कुल सही है, मूर्त से अमूर्त की ओर ये भी सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी सही है, और ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप ये भी आपका सही आंसर होगा। यानी कि चारों विकल्प आपके सही होंगे ईवीएस की शिक्षा के संबंध में। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर ए, बी, सी तथा डी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? देखिए पाठ्यक्रम का थीम पूछा गया है कार्य एवं खेलकूद, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, जानवर या फिर पेड़ पौधे। मैंने आपको बताया था कितनी थीम है, टोटल थीम कितनी है? 6 हैं, और जिसमें परिवार एवं मित्र, मैंने परिवार एवं मित्र की 4 उपथीम बताई थी आपको। देखो चारों उपथीम आपको पता होगी तो यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं कि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये थीम है। क्या है? ये थीम है। और यहाँ पर पाठ्यक्रम का थीम पूछा गया था, तो यही आपका सही आंसर होगा। कार्य एवं खेलकूद, जानवर और पेड़ पौधे ये तीनों ही क्या है? उप थीम है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष में सुनीता आधारित किस पे है? रोजमर्रा की चुनौतियां, असल जीवन की घटना, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, या फिर वास्तविक स्थान। तो यहाँ पर ईवीएस की पुस्तक में आपने देखा होगा अंतरिक्ष में सुनीता एक पाठ है, तो वो किस पर आधारित है ये पूछा गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के शराब तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? परिवार के अनुभव एवं पारंपरिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, इस विषय पर श्रव्य दृश्य व्याख्या एवं विचार विमर्श, या फिर सोच स्याही जोड़ा एवं साझा। क्या आपका सही आंसर होगा?
तो यहां पर आपका सही आंसर को देखिए, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त होगा। तो यहां पर परिवार के अनुभवों तथा एवं पारंपरिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, यहां पर यह सुझाव आपका उपयुक्त होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। प्रोजेक्ट या फिर परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण या फिर प्रयोगात्मक कार्य। देखिए यहां पर पूछा गया है ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। तो ये प्रोजेक्ट या फिर जो परियोजना कार्य है इसके अंतर्गत जो शिक्षक है ईवीएस का वो स्वच्छता अभियान चला सकता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या है। जल चक्र के प्रत्यय का है, संघनन की प्रक्रिया का है, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ है, या फिर छात्रों में रुचियां हैं। देखिए ईवीएस के अध्याय 15 में एक पाठ है कक्षा 5 में जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। किसके द्वारा लिखा गया है, ये जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, एक कहानी है। तो आपको इसके बारे में बताना है कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य आपसे पूछा गया है। विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना है, विद्यार्थियों की विषयानुसार प्रगति का आकलन करना है, विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना है, या फिर विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना है। यहाँ पर ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन एवं संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य आपको बताना है, और सबसे जो उपयुक्त उद्देश्य होगा वो होगा आपका विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति का संबोधन करना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है, किसका कर रहा है शिक्षक प्रयोग, दृष्टांत वर्णन उपकरण का, पोर्टफोलियो का, क्रम निर्धारण मापनिका, या फिर चेक लिस्ट का। किसका उपयोग कर रहा है शिक्षक, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा वो दृष्टांत वर्णन उपकरण का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। अवलोकन, सहयोग, याद, जिसको स्मृति भी कहा जाता है, या प्रत्यावर्तन। केवल ए बी। यहाँ पर देखिए कूट में आपको आंसर देना है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा, देखिए अवलोकन करना और सहयोग, ये दोनों ही ईवीएस के आकलन के सूचक हो सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहां पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है विद्यार्थियों को सूचना देना। देखिए यहां पर शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती के बारे में पूछा जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के बारे में विद्यार्थियों को कार्य पत्रक देना, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, या फिर गृह कार्य देना। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में जो वास्तविक चुनौती होती है वो विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। कविताएं और कहानियां हैं, पर्यावरण शिक्षा के पाठ्य पुस्तक है, कार्य पत्रक है, या फिर दृश्य है। क्या है पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, कविता और कहानियां, ये दोनों ही पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, या फिर संसार का मानचित्र। क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या हो सकता है पूछा गया है। तो यहां पर समुदाय के सदस्य हो सकते हैं। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। किसका लिया जाता है, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन का, पेपर पेंसिल परीक्षण का, मौखिक प्रश्न का, या फिर पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि का। किसका पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा आनंद लिया जाता है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा पोर्टफोलियो द्वारा आकलन का। याद रखेगा इस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी जो है वो आनंद
लेते हैं। तो यहां पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन लिखा हुआ है, पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। यहां पर देखिए कक्षा 4 के बारे में पूछा गया है। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव आपको करना है। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, या फिर जो वस्तुएं डूबती और तैरती है उनकी सूची याद करना। यहां पर आपको बताना है रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य कौन सा होगा, आपको चुनाव करना है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। ये विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य होगा कक्षा 4 के लिए। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वहां प्रोत्साहित करता है, सृजनात्मकता को करता है, सहपाठी सीखने को करता है, कक्षा में अनुशासन को, या फिर समावेशन को। यहाँ पर किसको प्रोत्साहित करना चाहिए आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका होगा सृजनात्मकता को, सहपाठी सीखने को और समावेशन को। तो यहाँ पर ए बी और डी, तो ए बी और डी कहां पर है आपके फोर्थ वाले विकल्प में, और यही प्रोत्साहित करते हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करने के लिए। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय, देखिए थीम कौन सी है, आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, या फिर देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुत करना। यहाँ पर कक्षा 4 के बारे में पूछा जा रहा है। विद्यार्थियों की थीम जो कि आश्रय है उसके लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वहां विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्तियों एवं मुद्दों का, देखिए काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के संप्रत्तियों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्तियों एवं मुद्दों का, या फिर विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ति एवं मुद्दों का। तो सभी को पता है इसका सही आंसर विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्तियों एवं मुद्दों का। तो यहां पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का आपको उद्देश्य बताना है। क्या होगा? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या फिर विद्यार्थियों के उनके आसपास में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पूछा गया है और उसका उद्देश्य होता है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को भोजन के रूप में ग्रहण की जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के परामर्श, देखिए यहाँ पर परामर्श लिखा हुआ है, परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रिया की अभिकल्पना की गई है। किसके लिए इस क्रिया की अभिकल्पना की गई है? अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहन करने के लिए, भोजन से संबंधित संप्रत्तियों के सीखने को प्रोत्साहन करने के लिए, पाठ को अधिक आनंददायी और अभिरुचि बनाने के लिए, या फिर विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। यहाँ पर इस क्रिया की अभिकल्पना की गई है। यहाँ पर पूछा गया है चारों विकल्पों के माध्यम से कि किस क्रिया की अभिकल्पना की गई है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कक्षा में मैसेज सहपाठी समूह बनाना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दे, किसी भी कार्य को भागों में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग बढ़ाए, या फिर स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करे। यहाँ पर देखिए दृष्टिबाधित जो बच्चा देख नहीं सकता उसके बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर कि स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग करें। ये दृष्टिबाधित विद्यार्थी को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए यहाँ युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का यहाँ उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वहां क्या है? पाठ के अंत में, पाठ के प्रारंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, या फिर शिक्षण अधिगम के दौरान। यहाँ पर आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का यहाँ उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वहां पाठ के अंत में होना चाहिए, पाठ के आरंभ में जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो, या फिर शिक्षण अधिगम के दौरान। कब होना चाहिए? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ये जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो तब ये होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निर्देशन देना है। आप आकलन के लिए किस साधन का चुनाव करेंगे? अवलोकन का, क्रम निर्धारण मापनी का, जांच सूची का, या फिर सहपाठी आकलन का? किसका करेंगे? तो आप यहाँ पर अवलोकन का प्रयोग करेंगे या फिर चुनाव करेंगे। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करे, यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षक का एक मार्ग है, या विद्यार्थी द्वारा नवीन या फिर नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है, या फिर यहाँ विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य पूछा गया है, क्या उद्देश्य होगा? राइट आंसर आपका होगा कि यहाँ विद्यार्थियों द्वारा नवीन या फिर नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, ये पर्यावरण अध्ययन में सीखने के आकलन का उद्देश्य होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। नई शिक्षा नीति 2020, देखिए एनईपी 2020 पर एक प्रॉपरली वीडियो बनाया है जो कि आपके जो सीडीपी में प्रश्न पूछे गए थे एनईपी के जितने भी सब सारे प्रश्न पूछे गए थे सब उस वीडियो के माध्यम से रखे गए, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा यानी कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? प्रारंभिक स्तर होगा। देखिए कक्षा 1 से 5 तक पूछा गया है। प्राथमिक कक्षाओं में मध्य स्तर होगा, बुनियादी स्तर होगा। यहाँ पर ए बी सी डी में आपको आंसर देना है, कूट में आपको आंसर देना है। राइट आंसर आपका होगा ए और सी यानी कि आरंभिक स्तर में और बुनियादी स्तर में रखा गया है एनईपी 2020 के अनुसार। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? देखिए कौन सी प्रक्रिया कौशल नहीं है ये पूछा गया है। मानचित्र करना है, मानचित्रण करना है, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना है, परिकल्पना की जांच करना है, या फिर तथ्यों को अनुस्मरण करना है। यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया कौशल नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, ये जो प्रक्रिया है ये कौशल नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है थीम, परिवार तथा मित्र। जैसा कि आपको पता है थीम क्या है, परिवार तथा मित्र है। इनमें से निम्न में से कौन सा उप थीम है? यानी परिवार एवं मित्र के कितने थीम बताई थी? 4। अब वो 4 थीम में से कौन सी एक थीम है? चीजें जो हम बनाते हैं इसके बारे में आपको पता हुआ है क्या है, थीम है। उसके बाद में कार्य और खेल, भोजन एवं जल, या फिर हमारा आश्रय। तो हमारा आश्रय भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये भी थीम है। साथ में भोजन एवं जल, ये दोनों भी थीम है। कौन सी थीम नहीं है? कार्य और खेल। कार्य और खेल क्या है? ये उप थीम है। उप थीम किसकी उप थीम है? परिवार तथा मित्र की। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे? या फिर पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? यहां पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है। सॉरी,
तो यहां पर जो अपसारी प्रश्न पूछा गया है वो है आपका लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे, ये एक अपसारी प्रश्न होगा। राइट आंसर आपका यहां पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। क्रम निर्धारण मापनी द्वारा किया जा सकता है, पेन पेपर परीक्षा द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा या फिर मौखिक परीक्षा द्वारा। किसके द्वारा उत्तम आकलन किया जा सकता है ये पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा ये विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा उत्तम आकलन किया जा सकता है विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। देखिए कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। 4 विकल्प, बड़े विकल्प नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से पूछ करके, उसके बाद आंसर दीजिएगा। सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये जो बात है ये आपका तीसरा वाला विकल्प होगा। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थी को अवसर देती है कि वे अवलोकन करे, खोज करे या अन्वेषण करे, प्रश्न प्रयोग का विभिन्न प्रत्यों की समझ मत करे। तो ये जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को करते हैं। निम्न में से कौन सा उससे प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करे। देखिए कौन सा उससे प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा इसके बारे में बताना है। खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना या फिर व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। राइट आंसर आपका क्या होगा, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम अनुभव। यहां पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में पूछी गई है। व्याख्यान विधि है, चौक एवं टॉक विधि है, जांच आधारित शिक्षण या फिर जग एवं मग पद्धति है। तो कौन सी विधि है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा वहां विधि जांच आधारित शिक्षण होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस के शिक्षण के क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। यहाँ पर सही कथन का चयन आपको करना है। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नजदीक स्थान पर जाना या पर अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीकी किसी स्थान पर जाना। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की कक्षा को एक सुखगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। यहाँ पर सही कथन पूछा गया है। शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना या फिर सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े, यहाँ पर पढ़े लिखा हुआ है, पुस्तक को पढ़े तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करे। यहाँ पर ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, इस संदर्भ में आपको सही कथन का चयन करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अवलोकन करे, अन्वेषण करे, प्रश्न पूछना तथा क्रियाकलाप करना। इससे ईवीएस की कक्षा को एक आप खुशगवार कक्षा बना सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। यहाँ संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। देखिए यहाँ पर बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। कौन सा है, यहाँ संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। यहाँ केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में यहाँ केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में, या फिर यहाँ अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि यहाँ अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। चलिए
अगला प्रश्न है ईवीएस में आकलन का संकेतक है, क्या है? चर्चा करना है, स्मरण करना है, कथन देना है या फिर सूची बनाना है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? चर्चा करना। ईवीएस में जो आकलन का संकेतक होगा वो चर्चा करना होगा। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने को कहना, रेखाचित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना या फिर उनसे अपने आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। क्या सही आंसर होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, देखिए कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो इनके लिए होगा उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। ये कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत जो क्रियाकलाप होगा ये छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था 451 से 500 तक आपको प्रश्न मिलेंगे, टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे। चौथा पार्ट है ये पर्यावरण पेडागोजी का। तो आज के जो 50 प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। इन प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।